नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक को समझने वाले हैं, मैगलेव ट्रेनें। हाँ बिल्कुल, ये वो ट्रेनें हैं जो पटरी पर दौड़ती नहीं, हवा में तैरती हैं। हवा में तैरती है मतलब पहिए नहीं। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय उत्तोलन के सिद्धांत पर काम कर गहराई से समझेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, इसका इतिहास क्या रहा है और ये हमारी आम ट्रेनों से कितनी अलग है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं ये चुंबकीय सफर। सबसे पहले ये मैगलेव चीज क्या है, मतलब सिर्फ हवा में तैरना? देखिए, तैरना तो है पर यह कंट्रोल्ड तरीके से होता है। शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके ट्रेन पटरी के ठीक ऊपर हवा में उठाई जाती है, मतलब लेविटेट करती है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, पहिए नहीं होते। बिल्कुल, पहिए नहीं तो रोलिंग घर्षण, वो जो पहियों के घूमने से होता है, वो तो खत्म ही हो गया। जिसका मतलब है कम घिसाव, कम रखरखाव, शायद ऊर्जा भी बचती हो। हाँ, कुछ हद तक। और आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपल्शन के लिए इसमें अक्सर लीनियर मोटर्स का इस्तेमाल होता है। समझ गया। तो ये हवा में उठाने की, लेविटेशन की, क्या कोई खास तकनीकें हैं या बस एक ही तरीका है? नहीं, मुख्यतः दो तकनीकें हैं। पहली है EMS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। EMS ये कैसे काम करती है? इसमें ट्रेन के नीचे लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट पटरी को, जो आमतौर पर स्टील की होती है, अपनी तरफ खींचते हैं। इसी खिंचाव से ट्रेन ऊपर उठती है। अच्छा, जैसे जर्मनी की ट्रांसरैपिड या शंघाई मैगलेव, वो इसी पर हैं? हाँ, बिल्कुल वही। इसका एक फायदा यह है कि ये किसी भी स्पीड पर काम करता है, यहाँ तक कि जब ट्रेन रुकी हो तब भी वो हवा में ही रहती है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, पर एक मुश्किल भी है। ये सिस्टम ना स्टेबल नहीं होता अपने आप में। मतलब ट्रेन और पटरी के बीच का गैप, जो करीब 15 मिलीमीटर का होता है, उसे बनाए रखने के लिए बहुत ही जटिल और बहुत फास्ट कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है। जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत। समझ गया, काफी प्रिसिशन चाहिए। और दूसरी तकनीक? दूसरी है EDS, इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन। इसमें ट्रेन और पटरी दोनों में ही चुंबक होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है। दोनों में? फिर? हाँ, जब ट्रेन चलती है, खासकर तेज गति से, तो इन चुंबकीय क्षेत्रों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, मतलब खिंचाव और धक्के, दोनों तरह के बल लगते हैं। यही बल मिलकर ट्रेन को ऊपर उठाते हैं और स्थिर भी रखते हैं। अच्छा, तो ये वाली ज्यादा स्थिर है, जैसे जापान की SCM मैगलेव? बिल्कुल, ये गतिशील रूप से स्थिर होती है, मतलब गति बढ़ने पर स्थिरता अपने आप बढ़ती है और इसमें गैप भी ज्यादा रखा जा सकता है। लेकिन आपने कहा तेज गति से, मतलब कम गति पर? हाँ, यही इसकी सीमा है। EDS कम गति पर लेविटेशन नहीं दे पाता। तो फिर शुरुआत कैसे होती है और रुकते समय? उसके लिए शुरुआत में पहियों की जरूरत पड़ती है। एक निश्चित गति तक पहुंचने के बाद पहिए ऊपर उठ जाते हैं और ट्रेन पूरी तरह मैग्नेटिक लेविटेशन पर आ जाती है। ओह, तो पहिए होते हैं इसमें शुरुआत और अंत के लिए, और इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगते हैं शायद? हाँ, या तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स या फिर बहुत ही शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट। ये तकनीक सुनने में तो एकदम नई लगती है, पर इसका विचार तो शायद काफी पहले आ गया था। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती पेटेंट्स तो 1900s की शुरुआत में ही फाइल हो गए थे। एल्बर्टसन, बचलेट, फिर 1930s में केम्पर। लेकिन असली काम शायद बाद में शुरू हुआ। सही। असली प्रगति हुई 1940 से 60 के दशक में, जब ब्रिटिश इंजीनियर एरिक लैथवेट ने लीनियर इंडक्शन मोटर पर काम किया। वो मैगलेव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। और पहली जो कमर्शियल मैगलेव चली वो तो 1984 में बर्मिंघम एयरपोर्ट शटल थी, है ना? हाँ, बहुत छोटी दूरी के लिए। हाँ, वो लो स्पीड थी, सिर्फ 600 मीटर का ट्रैक। लेकिन जर्मनी की ट्रांसरैपिड ने अपने टेस्ट ट्रैक पर 420 किलोमीटर घंटा तक की स्पीड हासिल की थी। और जापान तो इस मामले में हमेशा से आगे रहा है। बिल्कुल, उनकी SCM मैगलेव परियोजना 1970 से चल रही है और स्पीड का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। हाँ, वो L0 सीरीज वाला कितना था? 600 के ऊपर? 603 किलोमीटर प्रति घंटा। 2015 में बनाया था ये रिकॉर्ड। 603, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब प्लेन की टेक ऑफ स्पीड के आसपास। हाँ, जमीन पर ये बहुत तेज है। और अभी जो चल रही हैं उनमें सबसे तेज शंघाई वाली है। हाँ, शंघाई मैगलेव दुनिया की पहली कमर्शियल हाई स्पीड लाइन है। वो 30.5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 मिनट में तय करती थी,
431 किलोमीटर घंटा की टॉप स्पीड से। करती थी मतलब अब नहीं? अब उसकी स्पीड लिमिट करके 300 किलोमीटर घंटा कर दी गई है। अच्छा, लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करती है कि इतनी शानदार तकनीक होने के बाद भी पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही ऑपरेशनल लाइंस हैं। हाँ, ये सच है। 4 चीन में, 2 दक्षिण कोरिया में और 1 जापान में। इतना कम क्यों? पारंपरिक हाई स्पीड ट्रेनों से अगर इसकी तुलना करें तो फायदे नुकसान क्या हैं? देखिए, फायदे तो साफ हैं। टॉप स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग बेहतर होती है। और क्योंकि पहिए नहीं हैं तो घिसाव नहीं, मतलब रखरखाव कम। बिल्कुल, रखरखाव काफी कम हो जाता है और ये ट्रेनें ज्यादा खड़ी चढ़ाई भी चढ़ सकती हैं। शोर भी कम होता है, पहियों वाला शोर तो होता ही नहीं। लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे बड़े। हाँ, सबसे बड़ा नुकसान है इसकी लागत। बनाने की लागत बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये मौजूदा रेल नेटवर्क के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई पटरियां बनानी पड़ती हैं। मतलब आप पुरानी रेल लाइन को अपग्रेड नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे शंघाई लाइन को ही बनाने में 2004 में $1.2 बिलियन लगे थे। बाप रे। यही भारी लागत और मौजूदा सिस्टम से अलग होना, ये 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में। और शायद ज्यादा स्पीड पे ऊर्जा भी ज्यादा लगती हो, हवा के प्रतिरोध के कारण। हाँ, बहुत तेज गति पर एयर ड्रैग एक बड़ा फैक्टर बन जाता है और तब ऊर्जा की खपत पारंपरिक हाई स्पीड रेल से भी ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये तकनीक भविष्य की एक झलक तो देती है। जबरदस्त रफ्तार, कम रखरखाव। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआती लागत और एकदम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सही कहा। तो ये पहियों के बिना परिवहन का एक आकर्षक भविष्य तो दिखाती है, पर अभी वो भविष्य थोड़ा महंगा और मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, ये क्षमता और चुनौती का एक दिलचस्प संतुलन है। और जाते जाते एक विचार, अगर इन ट्रेन्स को वैक्यूम ट्यूब में चलाया जाए, मतलब वैक ट्रेन, हाँ, जहाँ हवा का प्रतिरोध ही खत्म हो जाए, तो गति की क्या सीमा होगी? क्या ये परिवहन का अगला बड़ा कदम हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद गति की सीमाएं तब हमारी कल्पना से भी परे चली जाए।